हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ के 10 ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेलवे एग्जाम में जो होने वाला है उसका सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात करें आरआरसी ग्रुप डी की, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जनरल साइंस, यानी कि अगर सिलेबस पे फोकस करें तो जनरल साइंस कितना पूछेगा, जो कि 25 गो जनरल साइंस पूछेगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो ये भी 25 रहने वाले हैं। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग मिला के टोटल कितना आने वाला क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन आने वाला है। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। जिसमें टाइम हमको पूरा का पूरा क्वेश्चन कितना होगा, 1 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और जो कि पूरा का पूरा अगर हम क्वेश्चन की बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो ये पूरा 90 मिनट का समय देने वाली, यानी कि 90 मिनट में आपको टोटल पूरा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको अब हम आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है। जैसे इसमें यहाँ पे दे दिया है कि मैथ से अगर कितना क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में कितना आ रहा है, 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस का कितना, 30 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 25 और 30 को, तो ये टोटल कितना आता है, 55 क्वेश्चन। यानी कि 55 क्वेश्चन अपने पास क्या है, मैथ और रीजनिंग से ही टोटल मिला के आने वाला है। तो अगर हम बढ़िया से अगर मैथ और रीजनिंग का खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम स्कोर कर सकते हैं। जो कि यही तो मैथ और रीजनिंग तो ही मत, यह दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्वेश्चन यानी कि स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। यानी कि इसमें कन्फर्म है कि आप जो बनाइएगा, जो आपको आएगा वो सही का सही ही होगा। लेकिन साइंस में और जनरल अवेयरनेस में और करंट अफेयर में क्या है, जीके आ गया, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि स्कोरिंग करने के लिए तो ऐसे सब सब्जेक्ट से नंबर, यानी कि आपको एक एवरेज ड्यूरेशन में आना ज़रूरी है। लेकिन कि अगर आप मैथ और रीजनिंग पे पूरा फुल्ली कमांड कर लेते हैं तो आपको 55 नंबर, यानी कि यहाँ से कन्फर्म है कि आपको आने का ज़्यादा चांस बनेगा। तो इसमें ये होगा कैसे, तो बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जो कि हम करवाते रहेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा, जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिलहाल अब पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो आप देखते हैं कितना। अब चलते हैं पहला नंबर सवाल पे, जिसमें कि आपको मात्र 90 मिनट ही मिलने वाला है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज का सवाल, पहला नंबर। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला नंबर सवाल। इसमें जो है टोटल 10 क्वेश्चन है, जो कि पूरा मिक्स क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m और n संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि औसत बराबर क्या होता है, टोटल नंबर संख्या का क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जितना नंबर रहेगा उससे हम भाग कर लेते हैं। यानी कि औसत बराबर होता है क्या, संख्याओं का योग, टोटल संख्याओं का योग आवट्टे संख्या। यानी कि टोटल संख्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल संख्या। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, टोटल संख्याओं का योग बट्टे टोटल संख्या। यानी कि संख्या का योग में हम संख्या से जितना संख्या रहता है उतना से भाग कर देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि 3, 5, 7 के औसत क्या है, तो क्या करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं। तो कितना आता है, 8, 7, 15। 15 में क्या करेंगे, 3 संख्या है तो 3 से भाग कर लेते हैं। 15 में 3 से, तो कितना आ जाएगा, इसका औसत 5 आ जाएगा। तो वही बात यहाँ भी करना है। इसमें क्या करेंगे कि m संख्याओं का औसत कितना दे दिया है, n स्क्वायर दिया है m संख्या का। तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m संख्या का योग कितना आ जाएगा, यानी कि m इंटू का n स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं mn स्क्वायर, यानी कि mn स्क्वायर। ये m संख्याओं का योग आ गया, m संख्याओं का योग आ गया। फिर दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो n संख्या का योग कितना आ जाएगा, यानी कि n इंटू का m स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आने वाला है, यानी कि m स्क्वायर n। तो अब क्या पूछता है कि m और n का औसत क्या होगा। तो m और n का संख्याओं का योग कितना आ गया, ये दोनों संख्या को हम जोड़ लेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा। ये दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ लेते हैं तो इसका औसत कितना आ जाएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का योग। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको,
इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एम एन स्क्वायर आप प्लस एम स्क्वायर एन, यानी कि हम क्या किए, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दिए हैं और टोटल संख्या से हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, एम प्लस एन है, तो यहाँ से लिख देते हैं एम प्लस एन। अगर हम यहाँ से अब इसको थोड़ा हटा लें तो ये क्या आ रहा है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है कि यानी कि इसमें m और n मिल रहा है, m इसमें मिल रहा है और इसमें n मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ से m और n कॉमन ले लेते हैं, m और n कॉमन ले लेते हैं तो पहला में क्या बच जाएगा, यानी कि n आप प्लस का m बच जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर m और n हम कॉमन ले लेंगे, m और n कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा क्या, यानी कि दो n स्क्वायर था तो एक n ले लिए तो एक n बचेगा, यहाँ m स्क्वायर था तो एक m ले लिए तो एगो m बचेगा। अब बट्टे में क्या है, m प्लस n तो है ही, यानी कि m प्लस n तो है ही। तो अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो जाएगा, हम बट्टे में है तो औसत बचेगा क्या, m और n, यानी कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना आ गया, m और n, यानी कि m इंटू का n, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बार और समझाते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो औसत ना n स्क्वायर, तो इसका योग कितना आ जाएगा, यानी कि m संख्या का योग कितना आता है, इस दोनों को गुना कर लेंगे आपस में तो ये कितना आ जाएगा, m n स्क्वायर। फिर उसी तरह से अगर हम दूसरा का चेक करेंगे, यहाँ से अगर हम दूसरे वाले का चेक करें कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो n संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, प्लस का m n स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी m, एक मिनट, ये आ जाएगा कितना, n संख्याओं का औसत यानी कि n m स्क्वायर। अब हमको टोटल दोनों संख्या का योग आ गया, अब हमको m प्लस n का औसत निकालना है, तो दोनों संख्या यानी कि m प्लस n, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे m n, तो ये बच जाएगा क्या, n, ये बच जाएगा n प्लस का m, n प्लस का m, अब बट्टे में कितना है m प्लस n, तो पहले से है तो ये m प्लस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, m और n, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। दोस्तों जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। एक बात और बता दें दोस्तों कि ग्रुप डी, यानी कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो उसके पूरा मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करवा रखे हैं। तो आप लोग उसे हम अलग से एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग उसे वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। और NTPC CBT 2 का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, NTPC CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था कब, 2017 में, तो उसमें टोटल 9 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था, तो वह टोटल 9 सीटिंग का भी मैथ का क्वेश्चन का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। तो इसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप लोग वहाँ से भी एक बार ज़रूर से चेक कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट चेक कैसे करेंगे, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे तो वहाँ पे एक आपको बायां साइड में दिखा होगा, यानी कि इसमें लिखा होगा कि मैथ मैसेज लिखा है, उस फोटो पे आप टच कीजिएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाइएगा। आई होप कि आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देखिए कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा है। चलिए फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत आयु 20 वर्ष है, यदि कोच की आयु भी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 10% वृद्धि हो जाती है। यानी कि 11 को क्रिकेट खिलाड़ी है जिसमें औसत आयु कितना है, 20 है, लेकिन उसमें अगर एक हम कोच की आयु यानी कि 11 एक कितना 12 आ जाएगा, यानी कि 12 टोटल 12 आदमी हो जाएगा, यानी कि 12, तो 12 आदमी का आयु का औसत कितना हो, औसत आयु भी अगर शामिल कर दिया जाए तो आयु में, औसत आयु में 10% की क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। यानी कि यहाँ से एक बार और देख लीजिए, यानी कि 11 क्रिकेट खिलाड़ी का औसत आयु 20 वर्ष है, तो 11 क्रिकेट खिलाड़ी का योग हम कैसे निकालेंगे, औसत को हम ये 20 से गुना कर देंगे, यानी कि खिलाड़ी की संख्या से। तो खिलाड़ी कितना है, 11 है, उसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 दूना कितना आ जाएगा, 22। यानी कि 11 खिलाड़ी का औसत आयु का योग, सॉरी योग कितना है, 11 खिलाड़ी का योग, आयु का योग कितना है, 220 वर्ष। क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या बोलता है कि कोच का आयु भी शामिल कर दिया जाए, यानी कि 11 से 12 कर दिया जाए तो औसत आयु में 10% का वृद्धि हो जाता है।
तो औसत आयु पहले कितना था 20, इसमें 10% का वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 अब प्लस 20 का 10%, इसमें हम 10% वृद्धि कर देते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी कि 20 से ये कितना हो जाएगा 22 वर्ष हो जाएगा। यानी कि अगर हम कोच का औसत आयु भी कोच का भी आयु अगर हम मिला देते हैं तो उसके औसत आयु कितना हो जाता है 20 से 22 हो जाता है। यानी कि पहले 20 वर्ष था, उसमें क्या होता है 10% का वृद्धि हो जाता है तो आयु कितना हो जाता है 22 वर्ष का हो जाता है। यानी कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 11 खिलाड़ी और एक कोच मिला के कितना आ गया 12, जो कि यह औसत आयु कितना हो जाता है 22 वर्ष। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 व्यक्तियों का आयु का योग निकल जाएगा। तब 12 दूना 24, अब 12 दूना 24 और 2 26। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 264। अब हमसे क्या पूछता है कि कोच की आयु इसमें कितना था, तो ये तो 11 खिलाड़ी का औसत आयु का योग आया है, ये तो 11 खिलाड़ी का आयु का योग है इतना, और ये 12 खिलाड़ी यानी कि एक कोच मिला के 12 लोगों का योग है कितना आयु का 264। तो हमसे पूछता है कोच का आयु कितना है, तो 264 में से 220 को क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 यानी कि 44 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना में से हम क्या कहें हैं इतना को माइनस कर दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य इतना रुपया है, यदि 24% की छूट दी जाती है तो साइकिल का बिक्री मूल्य क्या होगा। यानी कि एक साइकिल का अंकित मूल्य है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है इतना रुपया है, तो उसमें हमको 24% का छूट देता है, तब साइकिल को हम कितना में खरीद लेंगे, यानी कि साइकिल का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो एक बात अगर यहाँ से गौर से देखें तो ये क्या है साइकिल का अंकित मूल्य, तो ये अपने आप में क्या है 100% है। अपने आप में जो भी होगा अंकित मूल्य वो तो अपने आप में 100% होगा, भले हमको छूट जितना भी दे या नहीं दे, लेकिन अंकित मूल्य तो अपने आप में 100% है। तो 100% का वैल्यू कितना दे दिया है 3600। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ रहा है 368 रुपया। 1% का वैल्यू कितना आ रहा है 368 रुपया। तो अब हमको क्या हो रहा है कि 24% का छूट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या था 100 में से 24 घटा देंगे, यानी कि 76% का वैल्यू में हम क्या करेंगे खरीद लेंगे। तो 76% का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 368 इंटू 76 कर लेंगे, तो यही मेरा राइट आंसर आने वाला है। तो इसको अगर आप आपस में गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 76 से इसको करना है तो 76 से 368 को मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्ट विधि ये भी होगा कि इसको हम क्या करते हैं 368 को क्या करेंगे 76 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे पहले इकाई अंक देखते हैं, तो 8 छक 48 8 आ रहा है, इकाई अंक जो मेरा आंसर आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा, जो कि यह ऑप्शन नंबर तो ये नहीं होगा। तो अब ये 3 ऑप्शन बच गया है, इसमें चेक कर लेते हैं। और फिर 6 छः 36 6 8 48 का 8 4 6 छः 36 और 4 कितना आ गया 40 4 6 3 18 और 4 कितना आ जाएगा 22, फिर 8 7 56 का 6 6 7 42 और 5 41। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो रहा है, इसको अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 48 का 8 4 6 6 36 4 40 4 6 3 18 4 22। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो 7 8 56 का 6 5 7 6 42 और 5 47 का 7 बच गया 4 7 3 21 और 4 कितना आ जाएगा 25। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाता है 8 6 7 2 9 5 2 7 और 2, यानी कि 27 96 8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है 27 96 8 27 96 8, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें विशेष कुछ करना नहीं है, इसमें क्या किए हैं कि अंकित मूल्य जो अपने को दे दिया है इतना है, तो यह तो अंकित मूल्य अपने आप में क्या है 100% होगा ना, तो 100% का वैल्यू कितना दे दिया है 36,800। तो 1% का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए कितना आ गया 368। तो अब हमको क्या हो रहा है कि 24% का हमको छूट देता है, तो 100 में से 24 हम घटा लेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो 76% का वैल्यू हमसे पूछा है, तो 76% का वैल्यू क्या आ जाएगा 1% का इतना है, तो 76 का कितना निकालेंगे इतना को 76 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि यदि ए का वेतन 20 से 30% अधिक है तो
बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा तो इसमें क्या बोला है कि ए का वेतन बी से 30% अधिक है। तो इसका अगर हम रेशियो निकाल लेंगे ए और बी का तो बी से 30% अधिक है। अगर बी का हम मान लेते हैं कि 100% होगा, बी का कितना होगा 100%, तो ए का कितना आ जाएगा 30% अधिक है, यानी कि 130 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे सवाल कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 30 कम है ए के वेतन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए का वेतन लगा देंगे कितना 130, अब बट्टा में प्रतिशत तो 100। अब यहाँ से देखिए ये जीरो से ये जीरो गया और ये जीरो से ये जीरो गया, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 300, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आने वाला है 300 आ जाएगा। तो 300 में अब हम 13 से भाग करेंगे, तो 300 में अगर हम 13 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 तिया 39, ज़्यादा आ जाएगा तो 13 दूना लगेगा, 13 दूना 26, 4 आ गया 40, तो फिर कितना से लगेगा 13 तिया 39, यानी कि 23, 13 तिया 39, 1 दशमलव, फिर 13 तिया 39, 1 फिर दशमलव 0, फिर 100 तो 13.07, 13 सत्ते 91, यानी कि 13 सत्ते 91, जो कि यह कितना आने वाला है ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा। यानी कि इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें बोला है कि ए का वेतन बी से 30% अधिक है। तो ए का वेतन अगर इतना है तो बी का वेतन कितना है 100 है। तो बोल रहा है क्या कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यह कितना कम है, ये तो 100 है और यह 130 है, तो कम कितना है 30 कम है। तो इसका प्रतिशत कितना से पूछ रहा है ए से ना, तो ए का कितना है 130 है, तो ए का 130 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि गुणनफल 30 की पावर 5 और गुणनफल गुना 24 की पावर 5 में अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या है। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे संख्या है लिखा हुआ, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 30 क्या है 30 अभाज्य संख्या लिखा है, 30 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इस 30 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में, 2 गुने 3 गुने 5 अभाज्य संख्या में लिखना है। तो 2 तिया 6 पंचे 30, इसका पावर कितना दे दिया है 5 दे दिया है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 24 को उसी तरह हम तोड़ के लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24, इसका पावर हमको दे दिया है कितना 5 दे दिया है। तो अब हम यहाँ से गौर से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यानी कि यह तीनों पे है पावर 5 है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 तिया कितना आ जाएगा 15, फिर प्लस कर लेंगे और फिर ये कितना है 4 है, तो चारों का पावर 5 आया, यानी कि 2 का भी पावर, 2 का भी, 3 का भी और 2 का भी, तो 4 का, तो टोटल ऐसे पावर निकाल लेंगे, यानी कि 4 का पावर कितना आ जाएगा पूरा का 20 आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 संख्या है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 आ गया। यानी कि इसमें टोटल 3 संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई किए 5 को, तो ये कितना आ गया 5 तिया 15। इसमें टोटल 4 संख्या है तो इसको पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 पंचे 20। अब इसको हम सिंपली जोड़ देंगे तो 20 और 15 कितना आ जाएगा 35। यानी कि इसमें टोटल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आने वाला है 35 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें विशेष कुछ करेंगे नहीं, जितना नंबर दिया है सबको क्या करेंगे अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ के और उसको पावर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 72 गुने 73, यहाँ पे गुना है, गुने 78 गुने 76 को अगर हम 35 में विभाजित करते हैं, अगर टोटल संख्या को, यानी कि 72 गुने 73 गुने 78 गुने 76 टोटल संख्या को, यहाँ पे यानी कि सब में क्या है मल्टीप्लाई है, बीच में छूट गया है टाइपिंग में। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि टोटल संख्या में, यानी कि यह संख्या को अगर टोटल संख्या को अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, यानी कि शेषफल क्या आएगा। तो सबको क्या करेंगे गुना करेंगे, नहीं गुना करेंगे नहीं, क्या करेंगे पहले हम 72 में 35 से भाग देते हैं, तो 35 दूना 70, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर गुना, फिर 35 दूना 70 तो यहाँ शेष 3 बच जाएगा, फिर 35 दूना 70 यहाँ शेष कितना 8 बच जाएगा, फिर 35 दूना 70 यहाँ शेष कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब सबको क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे।
तो ये कितना आ जाएगा 8 छक 48, 48 को 6 से करना है तो 48 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे फिर 35 से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो 6 अट्ठे 48, 8 4 6 छः 36 और 4 40 यानी कि 408 आ रहा है। तो 408 में हम क्या करेंगे 35 से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या आ रहा है 35 एक है 35 5 58 आ रहा है। ये तो ठीक है ना, 8 छक 48 को हम 6 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 अट्ठे 48 का 8, 6 अट्ठे 48 का 8। ओह यहाँ तो ये मिस्टेक हो गया, ये मल्टीप्लाई गलत हो गया। 6 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आने वाला है 6 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 अट्ठे 48 का 8, 4 6 छः 6 चौक 24 और 4 24 और 4 28 आता है। तो ये कितना आ गया 288/35। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना आने वाला है, यानी कि 35 दूना कितना आता है 70। तो इसको भाग कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 35 से काट लेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 288 में हमको अब क्या करना है 35 से भाग देना है। यानी कि 288 में हम क्या करेंगे 35 से भाग करेंगे। तो 35 दूना 70 और 35 चौका 280 यानी कि 35 चौका हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना 280 आ जाएगा। शेष कितना बचेगा 8, यानी कि 35 को हम 4 बार डिवाइड किए हैं। इतना को अगर हम 4 बार डिवाइड कर लेते हैं 35 चौका तो 280 आ जाएगा। तो शेष बचेगा कितना 8 बच जाएगा, यानी कि शेष कितना बचने वाला है रिमाइंडर कितना बचेगा 8। क्योंकि 35 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 280 आ जाता है। तो 288 में से 80 घट जाएगा तो बचेगा कितना 8 ना। तो शेषफल कितना बच जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं कि ये सवाल ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम इसको पूरा को मल्टीप्लाई करके 35 से डिवाइड करेंगे, नहीं, जो अभी बताए हैं प्रोसेस उसी प्रोसेस से ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। तो चलिए फिलहाल ये समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बिंदु बी से ए तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यदि वह यात्रा पूरा करने में उन्हें 3 घंटा लगता है तो ए से बी तक की दूरी क्या है। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि यह ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यानी कि अब ये बोल रहा है क्या कि ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यानी कि यहाँ से ऐसे गया है कितना से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बी से यानी कि बी से ए तक आया है कितना से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इस दौरान इसे टोटल कितना समय लगता है 3 घंटा समय लगता है। तो अब से पूछ रहा है क्या कि ए से बी तक की दूरी क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है। तो दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यानी कि चाल इंटू टाइम, या यहाँ से समय हमको दे दिया 3 घंटा, यानी कि यहाँ से ऐसे जाने में हमको ऐसे आने में टोटल कितना समय लगता है 3 घंटा। तो अगर हम दूरी मान लेते हैं कि d किलोमीटर होगा, दोनों में तो d ही होगा क्योंकि डिस्टेंस तो समान है, ए से बी तक ही जाता है। तो समय बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो समय बराबर क्या आ जाता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी बट्टा चाल, चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जाने में ही इतना समय लगा होगा प्लस का, फिर आने में दूरी बट्टा समय, चाल कितना है 30 है, तो दूरी बट्टा चाल यानी कि समय बराबर। तो जाने में उसे टोटल इतना समय लगा है और फिर वहाँ से लौट के आने में उसे इतना समय लगा है। तो अब पूछ रहा है क्या कि ये टोटल समय उसे कितना लगता है 3 घंटा के बराबर है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये टोटल समय कितना है 3 घंटा के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अगर हम भिन्न एलसीएम करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2d प्लस का d बटे कितना 3। अगर हम यहाँ से देखें तो 2 a कितना आ रहा है 3d बटे का कितना आता है 30 बराबर का 3। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दिया कितना आ जाएगा 90, यानी कि 90 बराबर 3d। तो d बराबर कितना आ जाएगा 30, यानी कि d का मान कितना है, यानी कि दूरी कितना है 30 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या पूछ रहा है कि P और Q एक काम को साथ में एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं और P अकेले उसी काम को 36 दिन में करते हैं।
तो Q अकेला उस काम का 2/3 हिस्सा यानी कि उस काम का 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे सवालों को बनाने का अगर मान लीजिए सीधे पूछता कि Q अकेला कितने दिन में करेगा टोटल काम को, 2/3 हिस्सा नहीं पूछ के टोटल काम को, तो क्या करते हैं 1/12 में से हम क्या करते 1/36 को माइनस कर लेते हैं, तो वह Q का टोटल काम आ जाता कितना दिन में करता, कितना दिन में करता यानी कि समय आ जाता। अगर यहाँ पे लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है यह कि टोटल काम का 2/3 हिस्सा कितने दिन में करेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो P + Q मिल के इस काम को कितना दिन में कर लेता है 12 दिन में, और P अकेले इस काम को कितना दिन में करता है 36 दिन में। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे टोटल काम का एफिशिएंसी अगर निकालेंगे, टोटल काम कितना है तो क्या करेंगे दोनों काम का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 36। तो इसमें हम एलसीएम से इसमें भाग करेंगे तो 12×3 = 36 और 36×1 = 36, यानी कि इससे हमको इस बात का पता चल पाया कि P और Q का एफिशिएंसी, P और Q का जो एफिशिएंसी है, P और Q का जो एफिशिएंसी यानी कि क्षमता है वह टोटल एक दिन में 3 काम करता है P और Q मिलके, लेकिन Q अकेले एक काम को एक दिन में करता है। सॉरी, P जो है P अकेले एक काम एक दिन में करता है, इसलिए इसके 36 दिन में 36 काम कर पाता है। तो यह P अकेले एक दिन में एक ही काम करता है, लेकिन P और Q मिल के एक दिन में 3 काम करता है। तो इसका मतलब है कि Q का एफिशिएंसी कितना है, Q कितना काम करता है, Q कितना काम करता होगा 2 काम करता होगा, तब तो यह P एक मिल के यहाँ पे 3 काम कर लेगा। तो Q कितना काम करता है 2 काम करता है, तो टोटल Q काम करने में, तो टोटल एक दिन में कितना काम करता है, यानी कि Q एक दिन में टोटल कितना काम करता है, Q एक दिन में 2 काम करता है। तो अब हमसे पूछा क्या कि Q अकेला उस काम का 2/3 हिस्सा, तो 36 टोटल काम है, तो 36 का 2/3 निकाल लेंगे तो 3 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 दूना 24 काम, यानी कि Q को 24 काम करने में कितना समय लगेगा। Q जो है 24 काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो Q तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा 12 दिन लगेगा। इसमें इसे हम क्या किए डिवाइड कर दिए, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि किस ब्याज दर पर 4500 रुपया की राशि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाएगी। इतना रुपया हो जाएगी का मतलब क्या है, यानी कि यह मिश्रधन है, यह मिश्रधन है। तो हमसे क्या पूछा है कि किस ब्याज दर पर, यानी कि हमको रेट निकालना है। तो ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर क्या फार्मूला होता है, यानी कि A बराबर क्या होता है P + का I। तो हम यहाँ से अगर I निकाल लेंगे तो I कैसे निकालेंगे 6525 में से हम क्या करेंगे 4500 माइनस कर लेंगे, तो ये अपने पास I निकल जाएगा, यानी कि 6525 में से हम क्या करेंगे 4500 माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 2, यानी कि 2025, यानी कि 2025 क्या आ गया, यानी कि इंटरेस्ट आ गया, यानी कि उसका ब्याज आ गया कितना 2025 कितना पे 4500 का 5 वर्ष में, और वह किस दर पे दिया है वह दर निकालना है। तो हम क्या किए हैं A में से P को घटा दिए हैं, तो ये क्या आ गया 2025 क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया, I आ गया। तो अब हमसे यहाँ से सिंपल जानते हैं कि I बराबर क्या फार्मूला होता है P × R × T बटे का 100। तो I कितना था 2025 बराबर P कितना है 4500 × R हमको निकालना है, और T दे दिया है कितना 5 वर्ष बटे में कितना 100। अब यहाँ से सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यह 0 2 0 से तो 2 0 गया। अब यहाँ से देखिए 5 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, 0 5 25, फिर इसे हम काट लेंगे 5 से, तो 5 9 45, और फिर 5 से 5 8 40, 5 1 5, फिर 9 से काटेंगे 81 को, तो 9 9 81, यानी कि 9%। तो R का वैल्यू कितना आ रहा है 9%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल हम क्या किए हैं अमाउंट में से, यानी कि ए मिश्रधन में से हम क्या किए हैं प्रिंसिपल को माइनस कर दिए, यानी कि जो अपने पास जो ब्याज यानी कि इतना जो रुपया था उसको माइनस कर दिए थे, ये अपने पास आई निकल गया कितना 2025 रुपया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। तो दोस्तों अपने लोग पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए, जो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और दोस्तों लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो थैंक यू, और चेक मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।